हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन इन दिस यूट्यूब चैनल फॉर ऑनलाइन क्लासेस ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं तेजपाल और आप देख रहे हैं हाइड्रोजन क्लासेस फॉर केमिस्ट्री। आज की इस क्लास के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हमारे टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11th क्लास का भी, आने वाले एग्जाम्स जो आप नीट और जेई देते हैं उनके लिए भी। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पढ़ रहे हैं, ये आपकी आने वाली क्लासेज, अगर आप बीएससी करते हैं तो भी आपको पढ़ना पड़ेगा केमिस्ट्री में। अगर आप फिजिक्स में भी इसे पढ़ते हैं तो फिजिक्स में भी ये टॉपिक्स आते हैं। अगर आप 12th क्लास में इसको देखेंगे, 12th क्लास में पूरा चैप्टर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के ऊपर ही बेस्ड होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी। तो इसको समझना आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए और बहुत ज़रूरी भी होना चाहिए। तो आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। अब बात ये आती है कि इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पढ़ते क्यों हैं, राइट। देखो, लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था थॉमसन एटॉमिक मॉडल और उसके बाद हमने पढ़ा था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। फिर हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ने के बाद बहुत सारे टाइप्स के एटम्स पढ़े थे, जैसे आइसोटोप, आइसोबार, लाइक दिस, राइट। तो हुआ ये कि जैसे ही रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आया, उसके कुछ समय बाद साइंटिफिक रिसर्च स्टार्ट हुए एटम्स को और अच्छे से समझने के लिए, राइट। धीरे धीरे टाइम बीतता गया, बहुत सारी नई नई चीज़ें खोजते गए हमारे साइंटिस्ट। तो हुआ ये कि साइंटिस्ट ने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी डिस्कवर की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी डिस्कवर की, उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी देने के बाद उन्होंने पार्टिकल्स के बारे में स्टडी की, जिनमें एटम्स की स्टडी भी की गई। तो ये पाया गया कि जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बताता है कि एटम बिल्कुल स्टेबल होते हैं, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और इसके बाद हम पढ़ेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये दोनों ही थ्योरीज ये बताती हैं कि जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है उसमें जो एटम बताया गया है, उस एटम की जो डिस्क्रिप्शन बताई गई है, वो एटम को स्टेबल प्रूव नहीं कर पा रही। इसका मतलब कहीं ना कहीं रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में कुछ कमियां रह गई थी। क्या कमियां रह गई थी, कैसे पता चली, वो पता चली हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से, और इसके बाद हम जो पढ़ेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी उससे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये थ्योरी जो हम पढ़ने वाले हैं, इन थ्योरीज की वजह से ही रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशंस का पता लगा। ठीक है, तो इस टॉपिक का पूरा नाम ये बनता है द डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द फेलियर ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, मतलब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की कमियां कैसे पता चली, जो हम स्टडीज ये पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, और एक वेव की हम जो डिस्क्रिप्शन होती हैं वो सारे स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी देखो कब और किसने दी। इट वाज प्रपोज्ड बाय जेम्स क्लार्क मैक्सवेल इन 1864। 1864 में थ्योरी आई, इसको जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने प्रपोज किया। बताया इसके बारे में, क्या बताया उन्होंने बहुत सारी पोस्टुलेट्स बताए। पोस्टुलेट्स का मतलब मैंने आपको पहले बताया था, पोस्टुलेट्स आर दैट कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच आर गिवन टू फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ अ थ्योरी। किसी भी थ्योरी के साथ कुछ जो पॉइंट्स बताए जाते हैं कि उस थ्योरी में स्टडी क्या किया गया, रिजल्ट क्या है, उनको ही हम बोल देते हैं पोस्टुलेट्स। तो पहली पोस्टुलेट इसकी क्या होती है, ये देखिए। ठीक है, इसकी पोस्टुलेट्स होती है द पहली पोस्टुलेट्स देखिए इसकी क्या होती है। द एनर्जी इज continuously absorbed or transmitted by a wave or radiation is called as electromagnetic wave और रेडिएशन। उन्होंने ये बताया कि कोई भी जो रेडिएशन होती है, कोई भी जो वेव होती है, उसके अंदर से एनर्जी जो है वो कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब होती रहती है और कंटिन्यूसली ट्रांसमिट होती रहती है। तो एनर्जी का एमिशन होना और ट्रांसमिशन होना, देखो ट्रांसमिशन एक वर्ड होता है जो एमिशन से ही मिलके बनता है। एमिशन का मतलब होता है निकलना
और एब्जॉर्ब का मतलब होता है किसी भी चीज़ द्वारा एब्जॉर्ब कर लेना किसी चीज़ को, पार्टिकल को। तो जो एनर्जी है वो कंटिन्यूसली एमिट यानी ट्रांसमिट होती है और कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब होती है किसी भी वेव के द्वारा। तो जो वेव ही है वो रेडिएशंस है, वो रेडिएशन ही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और रेडिएशंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को समझने के लिए परफेक्ट डेफिनेशन जो है उसकी सेकंड पोस्टुलेट में उन्होंने बताई। ये क्या होती है देखिए, द साइनोसॉइडल variation of electric field and magnetic field vector perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of wave propagation is called as electromagnetic wave। देखो वेव और रेडिएशन आर द सेम थिंग, राइट। तो होता क्या है कि एक साइनोसोडियल वेरिएशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का परपेंडिकुलर, और डायरेक्टली परपेंडिकुलर के साथ किसके होता है, वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन के भी। इसका मतलब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो वेक्टर पाए जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी और मैग्नेटिक फील्ड का भी। कैसे, अगर इसका हम 3 डायमेंशनल डायग्राम देखें तो आपको समझ में आएगा कि यह एक्चुअली है क्या चीज़। देखिए, अगर हम 3 डायमेंशनल के लिए 3 कोऑर्डिनेट बनाएं, तो ये तो मैंने मान लिया x और ये मैंने मान लिया y और z होगा बिल्कुल इसके सामने, लेकिन हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। 3 कोऑर्डिनेट समझ में आ गए। अब हम क्या करते हैं, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लेना है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लेना है, मैंने मान लिया x और y प्लेन के ऊपर लेना है। इसके सामने एक वर्ड लिखा हुआ है साइनोसॉइडल। साइनोसॉइडल का मतलब होता है साइन वेव। देखो आपने देखा होगा, सुना होगा पहले क्लासेस में कभी, ये अगर कोई हम साइन का वेव बनाना चाहते हैं तो 0 से स्टार्ट हुआ, मैक्सिमम गया, मिनिमम आया, नेगेटिव गया, इस तरीके से। इस वेव को हम क्या बोलते हैं, साइन वेव। तो एग्जैक्टली ऐसा ही साइन वेव कहाँ होता है, यहाँ। अगर हमने कोई वेव यहाँ से स्टार्ट हुआ मान लो, तो ये ऊपर गया, मैक्सिमम, डिक्रीज, मिनिमम, फिर वापस मैक्सिमम। दिस इज द साइन वेव। तो ये अपने आप में एक फील्ड वेक्टर हो गया। मैंने मान लिया इसको, दिस इज व्हाट, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो अपने आप में कौन से प्लेन में है, एक्स और वाई प्लेन में। अब जो दूसरा है वो इसके परपेंडिकुलर, भाई एक प्लेन तो हो गया ये वाला, मतलब ये, ठीक है। और दूसरा प्लेन कौन सा मान लेंगे, एक्स और जेड। तो इस पे जो वेव चलेगी वो कैसे चलेगी, ऐसे। आ रहा है समझ, एक वेव चलेगी ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की अप एंड डाउन, और दूसरी वेव चलेगी ऐसे, सेम डायरेक्शन बिल्कुल सेम। तो मैंने इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसको ऐसे दिखाया, दिस इज व्हाट, दिस इज एक्स जेड। ये तो देखो ऐसे मूव कर रहा है बिल्कुल, राइट, और ये इस तरीके से। आई होप आपको समझ में आया होगा डायग्राम है क्या। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर। और इसमें खास बात ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने के साथ साथ डायरेक्शन ऑफ वेव के भी क्या है, प्रोपगेशन ऑफ वेव के भी क्या है, परपेंडिकुलर। दिस इज व्हाट, दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज नथिंग बट दिस इज द 3 डायमेंशनल डायग्राम फॉर द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और वेव। ठीक है, तो ये हमारी 2 यहाँ पे पोस्टुलेट हो जाती है। थर्ड पोस्टुलेट आती है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है सभी सेम स्पीड के साथ, ऑल EM waves travel with सेम स्पीड। और कितनी स्पीड होती है भाई उनकी, स्पीड ऑफ लाइट।
जो लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सबकी स्पीड इतनी होती है, बराबर पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है इसके अंदर, ये देखिए, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर ए मीडियम टू प्रोपेगेट। यानी किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मूव करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए जरूरी नहीं कि कोई मीडियम की जरूरत पड़े। जैसे मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है, वॉइस पहुंचने के लिए चाहिए होती है एयर एक मीडियम चाहिए होता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के मूवमेंट के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। मोबाइल फ़ोन हम देखते हैं, घर में मोबाइल फ़ोन बजता है, कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आती है, वो दीवार को भी पार कर सकती है, एयर को भी पार कर जाती है, क्रॉस कर जाती है, प्रोपोगेट कर जाती है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है दैट डज नॉट रिक्वायर एनी ऑफ द मीडियम टू बी प्रोपोगेशन, राइट। तो 4 यहाँ पर हो जाती हैं इसकी पोस्टुलेट्स, और देखते हैं इसके बारे में। देखिए इन सारों को कंक्लूजन अगर देखें हम तो क्या बनता है, एनी डिस्ट्रीब्यूशन in the space in the series of crust and trough is called as wave। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो हमने पढ़ लिया, एक साइनोसोडियल वेरिएशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। अब एक नया वर्ड इसके अंदर ही आता है छोटा सा, वेव। व्हाट इज वेव? तो वेव की आसान सी डेफिनेशन ये होती है कि स्पेस में कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन जो क्रस्ट और ट्रफ की सीरीज की फॉर्म में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वेव। कैसे? अगर हम जनरल से एक वेव यहाँ रिप्रेजेंट करना चाहें, दिस इज अ जनरल वेव फॉर द साइन वेव, राइट, वी कैन से। तो इस साइन का एक सिंपल सा वेव है। इस साइन वेव को हम किस तरीके से स्टडी करते हैं ये देखते हैं। देखो इसमें बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एक वेव की, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं अब हमें ये ही स्टडी करना है इसके, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, सबसे पहली बात आती है वेवलेंथ। आपने बहुत बार सुना होगा कि किसी वेव की वेवलेंथ कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसका वेव नंबर कितना है, उसका जो भी टाइम पीरियड कितना है, ये सारी चीज़ें आपने सुनी होगी। तो आज ये पढ़ते हैं कि वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो वेवलेंथ होता क्या है, किसी भी वेव में जो भी ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होता है, इसके ऊपर का जो भी कर्व होता है इसको हम बोलते हैं क्रस्ट, और नीचे का जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं ट्रफ। क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, ये आगे के आगे चलते रहते हैं, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि एक क्रस्ट और दूसरी क्रस्ट, इन दोनों के बीच का जो भी ये डिस्टेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। इसी तरीके से ट्रफ और ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है और ये हमेशा बराबर मिलेगा, ठीक है। तो क्या हो गया वेवलेंथ? द वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crust or trough is called as a, इसमें नहीं हो गया। The wavelength is defined as the distance between two consecutive crust or trough, ठीक है। It is denoted by lambda। लैम्डा एक सिंबल होता है, राइट। इस सिंबल से हम इसको डिनोट करते हैं कि वेवलेंथ है कितना। अब वेवलेंथ एक डिस्टेंस है तो इसकी यूनिट क्या हो गई, यूनिट ऑफ वेवलेंथ कितना हो गया भाई, मीटर हो सकता है और सेंटीमीटर हो सकता है। दिस आर द यूनिट्स ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। आइए देखिए आगे। लेकिन जो वेवलेंथ हम स्टडी करते हैं तो बहुत सारी बार हम देखेंगे वेवलेंथ जो है बहुत छोटी यूनिट में पाई जाती है, जैसे एंगस्ट्रॉम। तो एक एंगस्ट्रॉम का मतलब कितना होता है भाई, 10⁻⁻10 मीटर। अगर हम सेंटीमीटर में देखें तो कितना होता है, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर।
1 पिकोमीटर, अगर वेवलेंथ बहुत कम है तो पिकोमीटर में भी पाई जाती है, 10⁻12 मीटर। तो आपको इस तरीके से रिलेशन भी पता होनी चाहिए, ठीक है, वेवलेंथ क्या होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। अब नेक्स्ट टर्म जो आता है कैरेक्टरिस्टिक्स में, इसका सेकेंड, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी देखिए क्या होती है, द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट in 1 second is called as its frequency। यानी जब भी कोई वेव मूव करती है तो वेव एक नहीं होती, नंबर ऑफ इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है वेव्स की। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कितनी वेव्स ट्रैवल करती है, एक साथ मूव करती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। इट इज डिनोटेड बाय म्यू, एक सिंबल होता है जो वी की तरह होता है, थोड़ा सा इसको कर्व बनाते हैं हम लोग, एंड द यूनिट होती है इसकी साइकिल पर सेकंड। इस साइकिल पर सेकंड को हम बोलते हैं हर्ट्ज। हर्ट्ज को लिखने का जो एब्रिविएशन होता है, कैपिटल एच स्मॉल जेड, एच जेड, हर्ट्ज। और 1 हर्ट्ज का मतलब होता है 1 साइकिल पर सेकंड, ठीक है। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी। इसके बाद अब नेक्स्ट बात आती है थर्ड, वेलोसिटी। वेलोसिटी का नाम सबको ही पता है क्या होती है, वेलोसिटी का नाम सबको पता है क्या होती है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। लेकिन यहाँ पर भी क्या होता है, ये मूव करती है, डिस्टेंस ट्रेवल करती है, कितना डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। इसका मतलब द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए वेव in 1 second is called its velocity, ठीक है। इसके बाद it is denoted by c। नेक्स्ट थिंग इज फॉर किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशंस में होता क्या है, पहले एक डायग्राम बना लेते हैं, फिर से वेव का। ये कोई भी वेव थी, ठीक है। इस वेव में एम्पलीट्यूड क्या होता है, नेक्स्ट टर्म आती है एम्पलीट्यूड। देखिए एम्पलीट्यूड होता क्या है, ये आपका लाइन ऑफ प्रोपोगेशन है, इसके ऊपर जो भी ये हाइट है ट्रफ की और जो भी ये डेप्थ है क्रस्ट की, जो क्रस्ट और ट्रफ दोनों चीजें हैं, उनकी हाइट और उनकी डेप्थ हमेशा बराबर पाई जाएगी, इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। द हाइट ऑफ क्रस्ट एंड डेप्थ ऑफ ट्रफ is called as its amplitude, denoted by small letter a, and unit, हाइट की यूनिट क्या होती है भाई, मीटर या फिर सेंटीमीटर, ठीक है। और ऐसा पाया जाता है कि जो एम्पलीट्यूड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, जो भी रेडिएशन इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा पाई जाएगी उसकी एम्पलीट्यूड भी बढ़ जाता है। तो एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, द इंटेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर रेडिएशन और पर्टिकुलर वेव। इसके बाद नेक्स्ट टर्म वेव नंबर। देखिए क्या होता है, एक यूनिट लेंथ के अंदर, चाहे वो सेंटीमीटर हो चाहे मीटर हो, एक यूनिट लेंथ में जितनी भी वेव्स प्रेजेंट होती हैं उनको हम बोल देते हैं वेव नंबर। द नंबर ऑफ वेव present in per unit length are called as wave number. It is denoted by v bar, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/λ। v बार से डिनोट करते हैं
और 1 अपॉन लैम्डा, यानी इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ यूनिट होती है मीटर, तो इसकी यूनिट क्या हो गई भाई, पर मीटर या फिर पर सेंटीमीटर। इट इज द यूनिट ऑफ वेव नंबर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एक लास्ट और बन जाता है, वो भी देख लीजिए। टाइम पीरियड। क्या होता है देखिए, द टाइम रिक्वायर्ड बाय ए वेव, द टाइम रिक्वायर्ड बाय ए वेव टू पास through a particular point is called its time period। देखिए जब भी कोई वेव मूव करती है, ट्रैवल करती है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर से उसको पास करने में जो टाइम लगता है उसे हम क्या कहेंगे, उसका टाइम पीरियड। सिंपल सा है, टाइम पीरियड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर t एंड इट इज गिवन बाय t इज इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। फ्रीक्वेंसी यूनिट होती है हर्ट्ज, साइकिल पर सेकंड। इसकी जो यूनिट होती है वो देखिए क्या होती है, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है साइकिल पर सेकंड, लेकिन हम इसकी यूनिट सिर्फ क्या मानते हैं, सेकंड। और नहीं तो क्या चाहिए थी, साइकिल पर सेकंड था, रेसिप्रोकल सेकंड पर साइकिल होना चाहिए था, लेकिन ये सिंगल साइकिल के लिए ही होता है। इसका मतलब दिस इज ऑलवेज टेकन एज द यूनिट सेकंड, यानी सिर्फ टाइम ही इसकी यूनिट होती है। तो अब तक हमने आज की क्लास में हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी होती क्या है, क्या पोस्टुलेट्स होते हैं, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डेफिनेशन होती है, क्या उनके प्रोपोगेशन के तरीके होते हैं, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और वेव नंबर। अब बात आती है नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी। इन तीनों में परफेक्ट रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ। ठीक है, मतलब जो भी आपके पास किसी वेव की फ्रीक्वेंसी पता है, उसकी स्पीड पता है, तो आप वेवलेंथ निकाल सकते हो। अगर आपको वेवलेंथ पता है, स्पीड पता है, तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। यानी तीनों में एक शानदार सिंपल सा रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ इट इज द स्पीड। ठीक है, तो आज की इस क्लास के अंदर आपको ये बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, आप इन्हें सोल्व भी करेंगे, याद भी करेंगे, और इनके रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप उन्हें भी सोल्व करेंगे। ठीक है, thanks for watching this video, and now you have to just press the subscribe button and like the videos also. ठीक है, thank you.